नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 से संबंधित। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो याद रखिएगा, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे, विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। याद रखिएगा, यह सम्मेलन 22 से 15 सितंबर 2022 तक चला और इस सम्मेलन का विषय क्या था? पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। क्लियर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। याद रखिएगा, एक नरसंहार है जिसका नाम है खेजड़ली नरसंहार। ये जो खेजड़ली नरसंहार है ये 11 सितंबर 1730 को हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात वनों के लिए जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उनके सम्मान में, उनकी श्रद्धांजलि के लिए यह राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इस दिवस को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2013 में इसे घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है तारागिरी से संबंधित। याद रखिएगा, ये जो तारागिरी है ये भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के 5वीं स्टील्थ फ्रिगेट के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, तारागिरी को मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया था। आपको यह भी कंफर्म होना चाहिए कि ये जो 5वां स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी है इसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा ही बनाया भी गया है। याद रखिएगा, ये जो तारागिरी नाम है ये गढ़वाल में स्थित हिमालय में एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अभी जो चर्चा हुई है प्रोजेक्ट 17A की, ये क्या है, तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट 17A इसे 2015 में मंजूरी मिली और इसके तहत 7 स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण होगा, जिसमें 5वां स्टील्थ फ्रिगेट जिसका नाम तारागिरी है इसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अर्थात NIAM से संबंधित। याद रखिएगा, इसे 8 अगस्त 1988 में स्थापित किया गया। अगर हम बात करें इसके पूरे नाम की तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान के नाम से जाना जाता है। और यदि इसकी लोकेशन पूछी जाए तो याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में है। तो इसकी स्थापना की तिथि भी याद रखेंगे आप और इसका केंद्र कहां पर है? जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है रोहतांग दर्रे से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है और कई बार और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। याद रखिएगा, ये जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है और ये जो रोहतांग दर्रा है ये मई से नवंबर तक ही खुला रहता है, क्योंकि उसके बाद इतनी बर्फबारी होती है कि ये मार्ग बंद हो जाता है। याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह भी बात आपको ध्यान में रखना होगा कि रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। क्लियर। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये जो भूदान आंदोलन है ये गांधी जी के शिष्य विनोबा भावे द्वारा अप्रैल 1951 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा, तेलंगाना जो उस समय आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, इस राज्य के पोचमपल्ली गांव में पहली बार इस भूदान आंदोलन के तहत भूमि दान में मिली थी। क्लियर है, ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे किंग चार्ल्स तृतीय के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो किंग चार्ल्स तृतीय हैं, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद इन्हें ब्रिटेन का नया सम्राट बनाया गया और ये जो नए सम्राट बनने की जो ताजपोशी है वो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। यदि आपसे किंग चार्ल्स तृतीय का पूरा नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में एशिया कप 2022 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, ये जो एशिया कप 2022 था इसके फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से पराजित कर दिया। यानी एशिया कप 2022 किसने जीता? श्रीलंका ने। और किसको हराकर? पाकिस्तान को। याद रखिएगा, ये जो फाइनल मैच खेला गया एशिया कप 2022 का, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच भानुका राजपक्षे ने जीता, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। यदि एशिया कप 2022 के आयोजन स्थल की बात कर लें तो ये संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो एशिया कप 2022 है ये पहले श्रीलंका में होना था, लेकिन वहां पर कुछ आर्थिक गतिविधियों में उथल पुथल आया, उसके बाद इस आयोजन स्थल को बदलकर संयुक्त अरब अमीरात किया गया। याद रखिएगा, एशिया कप में 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। अब वो 6 टीमें कौन कौन सी हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और हांगकांग। क्लियर। अब यहां पर अगर हम बात कर लें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की तो याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब वानिंदु हसरंगा ने जीता है और ये जो वानिंदु हसरंगा हैं ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं।
यदि हम बात करें एशिया कप के पहले संस्करण की, तो एशिया कप का पहला संस्करण 1984 में यूएई में खेला गया था। और याद रखिएगा ये जो एशिया कप है इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कमल नारायण सिंह के बारे में। याद रखिएगा कमल नारायण सिंह का निधन हुआ है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो कमल नारायण सिंह हैं ये किस लिए चर्चा में है, इनके निधन की चर्चा क्यों हुई? तो याद रखिएगा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में सबसे कम कार्यकाल के लिए ये पदासीन थे, यानी इनका कार्यकाल मात्र 17 दिन का था, इसलिए भी कमल नारायण सिंह को जाना जाता है। साथ ही साथ भारत के ये क्रम के आधार पर देखा जाए तो 22वें मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कमल नारायण सिंह 22वें सीजीआई थे। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब साहब थे। क्लियर है? अब ये जो बदरुद्दीन तैयब साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यदि पूछा जाए कि ये जो बदरुद्दीन तैयब साहब इनका जन्म कब और कहां हुआ था, तो 10 अक्टूबर 1844 को बॉम्बे में बदरुद्दीन तैयब साहब का जन्म हुआ था। क्लियर है? और याद रखिएगा बैरिस्टर के तौर पर बॉम्बे हाई कोर्ट में पहली प्रैक्टिस करने वाले ये थे बदरुद्दीन तैयब। ये भी तथ्य आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है यूएस ओपन 2022 से संबंधित। याद रखिएगा ये जो यूएस ओपन 2022 था, इसमें पुरुष वर्ग में अगर देखा जाए तो पुरुष वर्ग में विजेता थे सी अल्कारेज गार्फिया, और ये जो सी अल्कारेज गार्फिया थे पुरुष विजेता, ये स्पेन के थे। और उप विजेता कैस्पर रूड थे जो कि नॉर्वे के हैं। तो याद रखिएगा विजेता थे सी अल्कारेज गार्फिया जो कि स्पेन के थे, और उप विजेता थे कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के थे। यदि हम यूएस ओपन 2022 में महिला विजेता की बात करें तो इसमें महिला विजेता का नाम है आई स्वीटेक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी थी, और उप विजेता ओ जाबेउर थी जो कि ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं। क्लियर? यहां पर अगर पूछा जाए आपसे कि यूएस ओपन पहली बार कब हुआ, तो याद रखिएगा 1881 में यूएसए में यूएस ओपन खेला गया था पहली बार। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आंध्र महिला सभा की संस्थापक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा आंध्र महिला सभा की संस्थापक का नाम दुर्गाबाई देशमुख है। याद रखिएगा इन्हें आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है, और संविधान सभा की ये सदस्य भी थी। अगला प्रश्न आपसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, ये जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये लोकसभा में सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने के लिए किया गया था। याद रखिएगा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन को करते हुए लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 525 हुई। क्लियर है? यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 525 किस संविधान संशोधन के तहत हुई, तो आपका जवाब होगा 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। याद रखिएगा उसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है, वो है 31वां संविधान संशोधन। इस 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है उसको 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। अगला है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से संबंधित प्रश्न। यहां पर आपको जो शीर्ष राज्यसभा सदस्य संख्या वाले राज्य हैं उनका एक क्रम दिया है, और इस क्रम को आपको याद रखना है क्योंकि आपकी परीक्षा में लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या से भी प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात कर लें कि सबसे ज्यादा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किस राज्य में है, तो उसमें आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश, जहां पर 31 राज्यसभा के सदस्य हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है जहां पर 19 राज्यसभा के सदस्य हैं। उसके बाद तमिलनाडु है जहां पर 18 राज्यसभा के सदस्य हैं। उसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। उसके बाद नाम आता है कर्नाटक का, जहां पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 12 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 11 है। इतनी संख्या आपको यहां पर ध्यान में रखना है। यहां पर एक तथ्य और सम्मिलित कर लीजिए, राज्यसभा के सदस्य संख्या से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। याद रखिएगा मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यसभा की जो सीट की संख्या है वो कितनी है? 1। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। याद रखिएगा ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसको शॉर्ट फॉर्म में PMMSY के नाम से जानते हैं, और ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई थी। तो याद रखेंगे ये कब प्रारंभ हुई थी? 10 सितंबर 2020 को। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो अवधि है वो 2020 से 2025 तक है। यदि आपसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अर्थात PMMSY के आदर्श वाक्य की बात की जाए तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन, ये इसका आदर्श वाक्य है। याद रखिएगा कई बार आपसे पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला प्रश्न है GMEX 2022, JIMEX 2022, ये क्या है? तो याद रखिएगा ये GMEX 2022 एक समुद्री युद्धाभ्यास है।
जो कि जापान और भारत के बीच होता है। याद रखिएगा जीमैक्स 2022 ये 6वां संस्करण था जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। याद रखिएगा जीमैक्स का जो अभ्यास है वो 2012 में प्रारंभ हुआ था। इसका मतलब यह है कि जो 2022 का जीमैक्स का संस्करण था ये जीमैक्स की 10वीं वर्षगांठ के रूप में है। क्लियर है? याद रखिएगा जीमैक्स 2022 ये 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण था समुद्री चरण जो कि बंगाल की खाड़ी में हुआ और दूसरा चरण था बंदरगाह चरण जो कि विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। क्लियर? अगला देखिए, याद रखिएगा ये जो सीमैक्स 2022 है इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सहाद्री, आईएनएस कदमत और आईएनएस करवत्ती ने पार्टिसिपेट किया था। यहां से भी कोरिलेट करके आपके यहां प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 74वें एमी अवार्ड 2022 के संदर्भ में। याद रखिएगा ये जो 74वां एमी अवार्ड 2022 है ये लॉस एंजल्स के माइक्रोसॉफ्ट थिएटर में इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा ये जो एमी अवार्ड है यह अवार्ड टेलीविजन और मीडिया के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु यह अवार्ड दिया जाता है। यदि हम बात करें 74वें एमी अवार्ड 2022 में बेस्ट ड्रामा सीरीज किसको मिला तो याद रखिएगा सक्सेशन को बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला। वहीं अगर हम बात करें बेस्ट कॉमेडी सीरीज की तो बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार टेड लस्सो को मिला। अगला है बेस्ट ड्रामा सीरीज एक्टर का अवार्ड, तो याद रखिएगा बेस्ट ड्रामा सीरीज एक्टर का अवार्ड ली जंग जे को मिला। और ये जो ली जंग जे एक्टर हैं इन्होंने किस फिल्म में काम किया तो इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला स्क्विड गेम के लिए। अगर हम बात करें बेस्ट ड्रामा सीरीज एक्ट्रेस की तो वो पुरस्कार मिला है जेंडिया को। ये जेंडिया को पुरस्कार यूफोरिया में कार्य करने के लिए मिला है। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्टर की यानी बेस्ट ड्रामा सीरीज डायरेक्टर का पुरस्कार तो वो वांग डोंग ह्यूक को मिला है स्क्विड गेम के को डायरेक्टरेट करने के लिए। क्लियर है? तो इसको ध्यान में आप रखेंगे, इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये नाम आपके दिमाग में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन से। याद रखिएगा जो 16वां G20 शिखर सम्मेलन है वो 2021 में आयोजित हुआ था इटली के रोम में। यदि पूछा जाए कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन तो ये 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित होगा भारत के नई दिल्ली में। याद रखिएगा भारत G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक करेगा। अगला देखिए, अगला यहां पर युद्धाभ्यास है वो है अभ्यास पिच ब्लैक 2022। याद रखिएगा ये जो अभ्यास पिच ब्लैक 2022 है इसका आयोजन 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 के बीच हुआ। 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 के बीच पिच ब्लैक 2022 का आयोजन हुआ। अब आपसे आयोजन स्थल का अगर नाम पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के डरबिन एयरबेस में अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 17 देशों की वायुसेना ने पार्टिसिपेट किया जिसमें भारतीय वायुसेना भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि किबीथू सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है तो याद रखिएगा किबीथू सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन रख दिया गया है। याद रखिएगा ये जो किबीथू सैन्य गैरिसन जो कि अब जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन के नाम से जाना जा रहा है ये अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात एलएसी के पास है। यहां पर चर्चा हुई है जनरल बिपिन रावत साहब की, तो आप सभी को पता है कि इनकी दुर्घटना में एक दुखद मृत्यु हुई। बिपिन रावत साहब पहले सीडीएस थे और बिपिन रावत साहब को पद्म विभूषण 2022 का भी से भी सम्मानित किया गया और इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हिंदी दिवस से संबंधित। याद रखिएगा हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। क्लियर? इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पहला हिंदी दिवस आधिकारिक रूप से कब मनाया गया तो आपका जवाब होगा 14 सितंबर 1953 को। यहां पर एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तब आपका जवाब होगा 10 जनवरी और पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी जारी करने वाला पहला बैंक कौन है तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला जो पहला बैंक है उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। क्लियर? यानी एचडीएफसी बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की और इस प्रकार वो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बना। इसमें उनका सहयोग किया है ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड अर्थात एनईएसएल ने। याद रखिएगा जो एचडीएफसी बैंक है ये भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में पहले एशियाई और पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। याद रखिएगा इन्होंने 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। याद रखिएगा अमर्त्य सेन साहब को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपने कई बार परीक्षाओं में यह देखा होगा कि अगर पुस्तक से प्रश्न बनता है तो अधिकतर अमर्त्य सेन साहब की पुस्तक का जिक्र जरूर होता है। तो यहां पर इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का जिक्र कर लेते हैं।
यहां सबसे पहली पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन साहब की पुस्तक है। इनकी अगली पुस्तक है रैशनैलिटी एंड फ्रीडम। अमर्त्य सेन साहब की अगली पुस्तक का नाम है डेवलपमेंट इज फ्रीडम। अगली पुस्तक है अ विश अ डे फॉर वीक, ये भी अमर्त्य सेन साहब की पुस्तक है। और इनकी अगली पुस्तक का नाम है एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन। क्लियर? तो इन पुस्तकों का नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला है मोत्सु उत्सव। याद रखिएगा, ये जो मोत्सु उत्सव है नागालैंड में आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखेंगे मोत्सु उत्सव किस राज्य में? नागालैंड में। किस जनजाति के द्वारा? आओ जनजाति के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो मोत्सु उत्सव है ये त्योहार खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। अगर हम यहां पर नागालैंड के कुछ अन्य त्योहारों की बात कर लें तो यहां पर नागालैंड में मोत्सु उत्सव के अलावा हार्नबिल महोत्सव और सेक्रेनी फेस्टिवल भी नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि नागालैंड की जो जनजाति है वो यहां पर 16 श्रेणियों में है। अब जरा नागालैंड की जनजातियों को भी देख लीजिए, क्योंकि जनजाति से संबंधित प्रश्न भी नागालैंड से पूछे जाते हैं। तो यहां पर आओ जनजाति, इसके अलावा कोनियक, सेमा, चरवेसंग, अंगमी, लोया, संगतम, फोम, चांग, चेमुंगन, यिमचुंगर, जेलंग, रिंगमा, तिखिर, मोकवरे और चिर, ये सभी जो जनजातियां हैं ये नागालैंड राज्य से संबंधित हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे बांध से संबंधित पूछा जा रहा है। यदि हम बात करें तुंगभद्रा बांध की तो याद रखिएगा तुंगभद्रा बांध कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी पर है। और आप सभी को पता है कि जो तुंगभद्रा नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। याद रखिएगा, ये जो तुंगभद्रा बांध है ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की का ये जो संयुक्त उपक्रम है। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में ही एक और बांध है, वो है श्रीशैलम बांध। तो ये श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश में। यदि आपसे पूछा जाए गांधी सागर बांध तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। अगला बांध है मुल्ला पेरियार बांध। याद रखिएगा मुल्ला पेरियार बांध केरल में मुल्लापार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। क्लियर? अगला प्रश्न है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के शुभारंभ से संबंधित। याद रखिएगा, ये जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है इसका शुभारंभ 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है इसके शुरू करने के पीछे कारण क्या है? तो याद रखिएगा अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के श्योरपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। याद रखिएगा चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है इसका संचालन इंडियन ऑयल और राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण अर्थात एनटीसीए के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। याद रखिएगा चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट में आर्थिक रूप से मदद की थी इंडियन ऑयल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत सरकार ने देश में चीता को विलुप्त घोषित कब किया था तो याद रखिएगा 1952 में भारत सरकार ने चीता को देश में विलुप्त घोषित किया था। कब? 1952 में। याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एशियाई चीते को किस रूप में दर्शाया गया तो याद रखिएगा गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एशियाई चीते शामिल हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है साइंस से, इसमें पूछा जा रहा है, सबसे पहला पूछा जा रहा है कि साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन होता है। वहीं अगर बात कीजिए डेंड्रोलॉजी की तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन होता है। अगर हम बात करें एंथोलॉजी की तो एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन होता है। और वहीं पर एल्गोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यहां से प्रश्न आपके यहाँ निश्चित तौर पर बनने की संभावना है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है अम्ल से संबंधित। याद रखिएगा अम्ल उन्हें कहा जाता है, यानी अम्ल वो यौगिक होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। क्लियर है? और 7 से ऊपर होगा तो वो क्षार होगा। याद रखिएगा अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है और ये विद्युत का प्रबल सुचालक होता है। याद रखिएगा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या मुक्त करते हैं तो आपका जवाब होगा अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसका उदाहरण बताइए। तो याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना। क्लियर? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो बैगनी रंग का के प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि नोबल तेल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा टीएनजी को नोबेल का तेल कहा जाता है। अब यहां पर टीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीएनजी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। याद रखिएगा टीएनजी एक विस्फोटक पदार्थ है।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मेथेन यानी CH4 को मार्स गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद दिवस 2022 का आयोजन कब किया गया, तो याद रखिएगा आयुर्वेद दिवस 2022 का आयोजन 12 सितंबर से 23 अक्टूबर 2022 के बीच किया गया। अगर आपसे यह पूछा जाए कि आयुर्वेद दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा इसका आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अर्थात AIIA के द्वारा किया गया। क्लियर? यानी आयुर्वेद दिवस 2022 का आयोजन किसने किया? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अर्थात AIIA द्वारा। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या थी, तो आपका जवाब होगा हर दिन हर घर आयुर्वेद। आप सभी को पता है कि प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और ये जो 2022 का आयुर्वेद दिवस है ये 23 अक्टूबर को मनाया गया। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, हाँ यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया ये आयोजन 3J पर आधारित था। अब इस 3J का मतलब क्या है? यहां पर जो पहला जे है उसका मतलब है जन संदेश, दूसरे जे का मतलब है जन भागीदारी और तीसरे जे का मतलब है जन आंदोलन। क्लियर है? यहां पर इसको आप याद रखेंगे। इस प्रश्न को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित किस आयोजन के दौरान 3J के कॉन्सेप्ट को दिया गया या 3J कॉन्सेप्ट का संबंध किस आयोजन से है, तो आपका जवाब होगा आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 3J कॉन्सेप्ट को दिया गया। यहां पर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3J के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो उसमें कोई एक विकल्प ऐसा दे दिया जाएगा जो जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन के अलावा होगा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि वित्तीय मध्यस्थ कोष को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखिएगा वित्तीय मध्यस्थ कोष को शॉर्ट फॉर्म में FIF के नाम से जानते हैं और इसे विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा ये जो वित्तीय मध्यस्थ कोष है ये क्यों गठित किया गया, तो याद रखिएगा जैसे अभी कोविड महामारी आई थी उसी प्रकार महामारियों को रोकने, नियंत्रित करने और निम्न और मध्यम आय वाले देशों को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से वित्तीय मध्यस्थ कोष का गठन किया गया। याद रखिएगा G20 समूह में शामिल देश और इनके अलावा कुछ और देशों ने मिलकर इस वित्तीय मध्यस्थ कोष में अपना अंशदान किया है। याद रखिएगा ये जो वित्तीय मध्यस्थ कोष है ये WHO के द्वारा समर्थित है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपको सरोजिनी नायडू से संबंधित प्रश्न दिया जा रहा है। तो देखिए यहां पर सरोजिनी नायडू से संदर्भित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको एक जगह यहां पर कोरिलेट किया गया है। सरोजिनी नायडू जी का जो जन्म है वो 13 फरवरी 1878 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा कल की क्लास में जो दांडी मार्च की चर्चा हुई थी, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया था। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने और ये जो कानपुर अधिवेशन है ये 1925 में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू की पुस्तक के संदर्भ में भी कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक है। इसके अलावा द बर्ड ऑफ टाइम ये भी सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक है और जो सबसे पॉपुलर प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है द ब्रोकन विंग ये पुस्तक भी सरोजिनी नायडू जी से संबंधित है। याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जी का जो की डेथ है वो 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 2 मार्च 1949 को। अगला प्रश्न है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। याद रखिएगा ये जो धन शोधन निवारण अधिनियम है अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में PMLA कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा इसे जनवरी 2003 में अधिनियमित किया गया और जुलाई 2005 में से लागू किया गया। अभी ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जो PMLA का अपीली न्यायाधिकरण है इसमें अध्यक्ष के रूप में मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को नियुक्त किया गया है। क्लियर? यानी मुनीश्वर नाथ भंडारी जी को कहां नियुक्त किया गया है? PMLA के अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में और ये मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला जो प्रश्न है वो है संघाई सहयोग संगठन से। संघाई सहयोग संगठन को शॉर्ट फॉर्म में SCO के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 2001 में संघाई में हुई थी। याद रखिएगा संघाई सहयोग संगठन में 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से सदस्य देश हैं? इसमें चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। क्लियर है? ये 8 सदस्य देश हैं SCO के। और यदि आपसे पूछा जाए कि पर्यवेक्षक राज्यों का दर्जा किन्हें प्राप्त है, तो याद रखिएगा इसमें ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया को SCO के पर्यवेक्षक राज्यों का दर्जा प्राप्त है। यहां पर अगर हम बात कर लें SCO शिखर सम्मेलन 2022 की, तो याद रखिएगा SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 15 से 16 सितंबर 2022 के बीच हुआ। अगर SCO शिखर सम्मेलन 2022 के आयोजन स्थल की बात करें तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन हुआ। और याद रखिएगा इस SCO शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से PM नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन सितंबर 2023 में भारत में होगा।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है विंडफॉल टैक्स के बारे में। याद रखिएगा, ये जो विंडफॉल टैक्स है, ये बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में जो अप्रत्याशित लाभ होता है उस पर लगाए जाने वाला टैक्स है। यानी मान लीजिए कि अगर किसी सेक्टर ने, किसी कंपनी ने बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के या बहुत अधिक व्यय किए बहुत ज्यादा धन लाभ कमाया, तो उस पर जो टैक्स इंपोज किया जाता है उसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स। जैसे घरेलू कच्चे तेल उत्पादों पर केंद्र सरकार के द्वारा विंडफॉल टैक्स लगाया गया था, उस पर तमाम चर्चाएं हुई, जिस पर वित्त मंत्री ने समय समय पर अपना स्टेटमेंट भी दिया है। याद रखिएगा, केंद्र के द्वारा देश के व्यापार घाटे को कम करने का यह तरीका है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 731 मीटर। याद रखिएगा, ये जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए माउंट थूलियर के बारे में, तो याद रखिएगा माउंट थूलियर की जो ऊंचाई है वो है 642 मीटर ऊंचाई, और ये ग्रेट निकोबार पर है। यदि पूछा जाए माउंट हैरियट के बारे में, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई 365 मीटर और ये दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। क्लियर? तो इस प्रकार आज की क्लास में यहीं पर इसे कंप्लीट किया जाता है। अगली क्लास में सामान्य अध्ययन और करंट के नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।